अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाने वाले हैं। CS 304 का ये लेक्चर नंबर 45 है एंड यस दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। सो इस लेक्चर में समझे एक किस्म का बस थोड़ा बहुत रिवीजन हो रही होगी, ओवरव्यू हो रहा होगा, थोड़ी बहुत नई चीज़ें आ रही होगी, थोड़ी ऐसी चीज़ें होंगी आउट ऑफ द बॉक्स जिनका ताल्लुक जो है वो आपके कोर्स से तो नहीं होगा, लेकिन अगेन आपके नोट्स में था तो पढ़ना तो ज़रूरी है। लेकिन अगेन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक किस्म का ये लेक्चर नहीं है। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस लेक्चर में क्या होंगे कि हमने रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली थोड़ी बहुत सीखनी है। यानी कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग अब तक देखते आ रहे थे उसी के अंदर थोड़ी बहुत रिसोर्सेज की कमी रहती है मैनेजमेंट की, तो उसी को थोड़ा बेटर वे में किस तरह से हम लोग लेके जाते हैं वही चीज़ हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में देखनी है। पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स मैनेजमेंट। अब रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है बेसिकली कि जो आपकी हार्डवेयर की चीज़ें हैं इनको रिसोर्स बोलते हैं। अभी जैसे मेमोरी है, आपकी रैम है, इस तरह की चीज़ें, CPU वगैरह। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना कि आपका प्रोग्राम एफ़िशिएंट और फ़ास्ट रन करे, तो उसके लिए क्या इक़दामात करने पड़ते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो कोड है डायरेक्ट कोड पे आएँ। कोड में हमारे पास ये है कि एक टेक्स्ट फ़ाइल ओपन हो रही है और उसके अंदर कुछ डेटा राइट किया जा रहा है। अब C++ का अगर आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स पढ़ा उसके भी लास्ट में ये फाइल मैनेजमेंट का थोड़ा-सा पार्ट पढ़ाया जाता है। वहाँ पर भी थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आपको ये दिया जाता है कि जब भी फाइल को ओपन किया जाता है, उसमें कुछ लिखा जाता है, तो उसको क्लोज़ किया जाता है। इसी तरह जब भी फाइल में कोई डाटा रीड किया जाता है, तो उसको फिर बाद में रीड करने के बाद डाटा को क्लोज़ किया जाता है फाइल को। तो यहाँ पर जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में इसको देख रहे हैं, तो बिल फॉर जैसे यहाँ fopen नाम से मेथड होता है आपके पास fstream नाम की लाइब्रेरी में, जो कि फ़ाइल को ओपन करने के लिए काम आती है। अब इसने फ़ाइल ओपन की फाइल नेम डॉट txt राइट मोड में कि आपने डाटा राइट किया, उसके बाद देखिए फ़ौरन बाद एक एक्सेप्शन थ्रो हुई है। अब जब एक्सेप्शन थ्रो होती है तो ये डायरेक्ट कैच ब्लॉक की तरफ चला जाता है, जो कि यहाँ नीचे कहीं बना हुआ होगा। तो अब इसका नुकसान क्या हुआ कि यहाँ पर फाइल ने क्लोज़ होना था, तो फाइल यहाँ क्लोज़ नहीं हुई। तो इससे क्या होगा कि आपके रिसोर्स जो है वो वेस्ट होंगे। तो इस चीज़ को बस मैनेज करना है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया उसने, यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिखा है। तो ट्राई कैच ब्लॉक में जब ये कैच ब्लॉक में जाता है तो एट द एंड सबसे पहले फाइल क्लोज़ हो रही है, फिर आगे कोई चीज़ थ्रो हो रही है। ठीक है? तो ये हमारे पास थोड़ी बहुत जो कॉन्सेप्ट था वो था। अब यहाँ से जो ये है इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट सारा यही लग रहा है कि आपने रिसोर्स को मैनेजमेंट करना है, और यहाँ पर बस थोड़ा-सा उस चीज़ को बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में लेके चला गया कि आप कंस्ट्रक्टर क्लास में जब इसको बनाएँगे तो कंस्ट्रक्टर में आप एक्सेप्शन हैंडल ना करें, डिस्ट्रक्टर में करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स चली जाएँगी। तो इसलिए ये जो लास्ट लेक्चर है, अगर आपको ये सर के ऊपर से भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हमारे पास उसी रिसोर्स को थोड़ा-सा मैनेज करके मज़ीद दिखा रहे हैं। एक थ्योरी वगैरह आप लोग रीड कर लेना इसका। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, वही हमारे पास कोड है, लेकिन इसको अब ज़रा क्लास में लिखा गया। देखिए पहले ये वाला सिर्फ़ फ़ंक्शन था जिसके अंदर फ़ाइल को ओपन किया गया है और एक एक्सेप्शन थ्रो की गई है। अब इसको ज़रा प्रॉपर उसने क्लास में लिखा है। क्लास में किस तरह से उसने लिखा है कि कंस्ट्रक्टर भी बनाया है, डिस्ट्रक्टर भी बनाया है। कंस्ट्रक्टर में हो क्या रहा है कि आपकी फ़ाइल का नेम और किस मोड में आपने फ़ाइल खोलनी है। राइट मोड में खोलनी है या रीड मोड में खोलनी है। जैसे यहाँ पर W लिखा होता है ना, W का मतलब होता है राइट मोड। अगर यहाँ पर R लिखा होता है तो वो रीड मोड होता है। तो वो मोड बताएंगे, ये दो चीज़ पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और वो आपकी फ़ाइल को ओपन कर देगा उसी मोड में। अब जैसे फ़ाइल ओपन होगी तो जो भी आपका काम परफॉर्म होगा, रीड या राइट ऑपरेशन, वो सारा कुछ परफॉर्म होगा। उसके बाद जब आप डिस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो वो क्या कर रहा है, फाइल को क्लोज कर रहा है। ठीक है, यही काम तो हमने यहीं पर ही किया था। तो यही सेम चीज़ है, काम सेम ही हो रहा है, बस लिखने का अंदाज थोड़ा चेंज होता जा रहा है। उसके बाद है एक्सेप्शन इन हैंडलिंग इन कंस्ट्रक्टर। कहता है कि कंस्ट्रक्टर में जब आप एक्सेप्शन हैंडल करते हो तो उसमें अगर एक्सेप्शन आ गई तब क्या होगा, जैसे ये कंस्ट्रक्टर था ये ऊपर वाला, इसके अंदर अगर आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो तब क्या होगा, फिर से वही मसला आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल क्लोज़ नहीं होगी क्योंकि डिस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हुआ। तो यही चीज़ कह रहे हैं, तो ये कहता है कि सूटेबल नहीं है कि जब आप डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करोगे, कहता है कि जो डिस्ट्रक्टर होता है वो खुद ब खुद कॉल जो है वो नहीं होता, उसको कॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके कंस्ट्रक्टर में एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम तो कहीं का कहाँ निकल जाएगा, तो उस एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए निकल जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो हैंडल है फाइल
जिससे क्या होगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो ओपन की ओपन ही रह जाएगी। तो रिसोर्सेज़ जो हैं वो सही से मैनेज नहीं हो पाएँगे। उसके बाद हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन मेंबर इनिशियलाइज़ेशन लिस्ट। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे उसने ट्राई कैच ब्लॉक को कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास का नाम, ये आगे उसी नाम से फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है। इसी के अंदर उसने ट्राई किया हुआ है और इनिशियलाइज़ेशन के दौरान ही वो ट्राई कैच यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब इसके अंदर भी कह रहा है कि वही प्रोग्राम है कि आपको एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए इस केस के अंदर डिस्ट्रक्टर चाहिए ही होता है, क्योंकि जब आप कंस्ट्रक्टर में कोई चीज़ परफॉर्म करा रहे होते हो तो उसकी एरर हैंडलिंग हमेशा डिस्ट्रक्टर में होती है, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का काम ही यही होता है कि जब कोई एरर ट्रिगर हो या आपने कोई प्रोग्राम क्लोज करना हो तो आप उसको कॉल करते हो। तो उसके अंदर उसने देखे यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में उस एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करके हैंडल किया हुआ है। उसके बाद है एक्सेप्शन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि आप थ्रो में जो इसका फंक्शन है थ्रो का, इसके पैरामीटर में आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट्स हो रही है, अगर एक एक्सेप्शन है तब तो आप इस तरह से ही इस्तेमाल कर सकते हो जो अभी हम देखते भी आ रहे थे। उसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन है तब आप यहाँ एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3 इस तरह मल्टीपल आप दे सकते हो। और जब आपके पास वो डॉट डॉट अलग होता है कैच वाले में, उसके अंदर आपके पास एक ही जेनेरिक एक्सेप्शन थ्रो होती है, जो तो उससे क्या होता है कि जो आपके जितनी मर्जी एक्सेप्शन जनरेट हो जाए हमेशा वो कैच वाला वही कोड इस्तेमाल होता है जेनेरिक। तो ये हमारे पास कोर्स की लास्ट स्लाइड। थैंक गॉड ये कोर्स ख़त्म हुआ। तो हम लोगों ने इस कोर्स में पढ़ा क्या मुकम्मल, हमने ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें देखी। फिर क्लासेस और इनहेरिटेंस के ऊपर हमारे बहुत सारे लेक्चर गुजरे, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर, ओवरलोडिंग के ऊपर, एक्सेस स्पेसिफायर्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, स्टैटिक डाटा मेंबर, फ्रेंड क्लासेस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद फिर हम एरर्स पे आ गए, एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ग्रेसफुल एरर्स, रिटर्न इलीगल वैल्यू, सारे एरर्स, और लास्ट में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा। तो ये था हमारा ओवरऑल कोर्स। आई होप आपको ये पूरा कोर्स मुकम्मल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आपकी हेल्प हुई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत से लोगों के साथ ताकि बाकी जो स्टूडेंट है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन तक भी उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट कोर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।